श्री राम की नगरी अयोध्या स्थित बड़ी देवकाली मंदिर में दर्शन पूजन करने आई परिवार संग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात हो जाने के बाद पीड़ित परिवार चौकी कोतवाली का चक्कर लगाते रहे, पर 3 दिन बीत जाने के बाद आज तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हो पाया, जबकि एक महिला और उसकी साथी की सीसीटीवी फुटेज है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद मुकदमा अभी तक पंजीकृत नहीं हो पाया है। देखने वाली बात होगी पीड़ित को कब न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम जो है पूरे परिवार से दोकाली दर्शन, बड़ी दोकाली जो है दर्शन करने गए थे, और वहाँ पे जो है मेरी वाइफ का चैन जो है 3 औरतों ने काट लिया, और उसके बाद में हमने प्रार्थना पत्र जो है थाना इंचार्ज जो है वो चौकी इंचार्ज को दिया, और उसके बाद में वहाँ से कोई सुनवाई भी नहीं हुई, तो हम कोतवाल साहब के पास आए FIR कराने के लिए। तो कोतवाल साहब बोल रहे हैं कि अगर FIR लिखा दोगे तो आपका सुनवाई वो जो है अगर सामान मिलेगा तो आपको मिलेगा वहाँ से, क्या कहते हैं, अदालत से। अभी हमारा जो है ना FIR लिखी गई और ना कोई कार्रवाई हुई। क्या तारीख की घटना है ये 12 तारीख 11:24 पे। मैं आपका और कहाँ? हमारा नाम है भगवती प्रसाद सोनकर और वाइफ का नाम मुन्नी देवी। कहाँ के निवासी हैं? खुर्दाबाद। कैसे पता चला कि 3 महिलाओं ने मिलकर निकाला? जब पुजारी के ऊपर प्रेशर डाला गया, पुजारी बोल रहा है कि यहाँ पे तो आपके चैन नहीं निकली है और न गिरी है, आप घर पे छोड़ के आए हो। तो जब प्रेशर डाला गया तो फोटो निकाला गया तो उसमें साफ साफ महिलाएं दिखाई दी। फिर उसका निकाल के जो है सीसीटीवी में निकाला गया, साफ साफ नजर आ रही है, एकदम काटते हुए ढकेलते हुए सब कुछ। क्या पता चला? अगल बगल पूछताछ किया तो वो जो महिला जो है बताएं लोग कि इधर ही गई हैं, और भी सीसी कैमरे में जो वहाँ बाहर लगा हुआ है वहाँ देखे तो लाइट नहीं थी, वो सब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पे नहीं आ पाया। अयोध्या जनपद के बीकापुर तहसील के प्रांगण में पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप जड़ते हुए सपाइयों ने स्थानीय प्रशासन पर हल्ला बोला। चाक चौबंद नाकेबंदी के बावजूद सपाइयों का हजूम तहसील परिसर में उमड़ा तो गगनभेदी नारों से स्थानीय प्रशासन के पसीने छूट गए। हालांकि अरसे बाद सपाइयों द्वारा मुलायम सिंह यादव को याद कर उनके नाम से नारेबाजी की गई। जोश से लबरेज सपा के कार्यकर्ताओं ने जहां एक ओर पुलिस प्रशासन पर जुल्म जाति का आरोप मढ़ते हुए जोरदार नारेबाजी की, वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक व सपा नेता अभय सिंह द्वारा स्थानीय तहसील प्रशासन पर पंचायत चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर जुल्म करने का आरोप लगाया है। उप जिलाधिकारी बीकापुर KD शर्मा को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए सपा ने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, किसान के ऊपर लागू कानून बिल वापस लिए जाने, डीजल पेट्रोल रसोई गैस खाद बीज कीटनाशक की कालाबाजारी पर रोक लगाए जाने, बेरोजगारी नौजवानों को रोजगार दिए जाने, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किए जाने, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाए जाने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा तत्काल वापस ले जाने, उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किए जाने, बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाए जाने, कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हुई धांधली एवं हिंसा की जांच कराए जाने, पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमलों पर कड़ाई से रोक लगाए जाने, दलित अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के लोगों पर हो रहे निरंतर अत्याचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने, ऐसी तमाम समस्याओं के संबंध में मांग पत्र राज्यपाल को संबोधित सौंपा गया। इस दौरान सपा नेता अभय सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए आरोप लगाया कि जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में
स्थानीय प्रशासन ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया है, वक्त आने पर इन्हें इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन में सपा के पूर्व विधायक अभय सिंह के नेतृत्व में मुख्य रूप से विधानसभा गोसाईगंज के अध्यक्ष सियाराम निषाद के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। तरीके से ये चुनाव जिले के एसपी, डीएम, सीओ और एसडीएम लड़े हैं। इलाके के थानेदार सुरक्षा के नाम पे जाकर उनको घर से बुलाए, उठा करके सरकारी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के रूप में काम किए। सुरक्षा के नाम को उनको बुलाया, उठा करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को दे दिया गया। ये अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में आज तक इस तरीके से नहीं हुआ था कि पुलिस वाले घूम घूम करके वोट पकड़ें और वोट डलवाएं। और अंदर मान लीजिए जो हमारे समर्थक लोग चले गए, अंदर ड्यूटी के नाम पर जो पुलिस वाले लगाए गए थे, वो पुलिस वालों ने वहां देख देख करके अंदर वोट लिया है और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। मतलब इस हार को आप स्वीकार नहीं करते? बिल्कुल नहीं, हार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की हार नहीं है, ये आम जनता की हार है, छात्रों, मजदूरों, किसानों की हार है, ये समाज का हर व्यक्ति की हार है। आपने देखा नहीं किस तरीके से अत्याचार किया गया, चाहे कुर्मी हो, केवट हो, कहार हो, कुहार हो, निषाद हो, बढ़ई हो, लोहार हो, ठाकुर हो, पंडित, हर कोई तो मारा गया है, हर कोई पीटा गया, कहीं कोई बचा? पत्रकार मारे गए, कोई बचा इसमें? जिस तरीके से अत्याचार किया गया है, ये समाज के हर वर्ग के ऊपर हमला है। किसानों पे हमला, मजदूरों पे हमला है। और जिन लोगों ने जिला पंचायत सदस्य बना करके भेजा था, जिन लोगों ने बीडीसी चुन करके भेजा था कि ये जाएंगे और हमारी आवाज को वहाँ बुलंद करेंगे, उस आवाज को वहाँ रखने नहीं दिया गया और समाज के मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों की आवाज को दबा दिया गया, दलितों पिछड़ों की आवाज को दबा दिया, अधिकार को छीन लिया गया। और हम लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे और 300 से ऊपर सीट लेकर के इस बार हम लोग आएंगे। और समय आएगा, ये लोग सिखा दिए हैं, ऐसे ही सरकार चलाई जाती है। जितना है इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। अयोध्या जनपद के बीकापुर बार एसोसिएशन की चुनाव घोषणा होने के बाद बृहस्पतिवार को नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें तमाम पदों के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद अहमद खान द्वारा अपने समर्थित अधिवक्ता साथियों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं मंत्री पद के लिए श्याम नारायण पांडे ने भी अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। अध्यक्ष पद के दावेदार एडवोकेट आबाद अहमद खान ने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान सिविल कोड की स्थापना तथा अदालतों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण की कवायद उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसी प्रकार मंत्री पद के प्रत्याशी श्याम मनोहर पांडे ने भी अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की संकल्प व्यक्त की है। 2022-23 में 21-22 में मंत्री पद का उम्मीदवार है। 2015-16 में मैं मंत्री पद रखता हूँ और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो है अपने कार्य को संपादित मैंने किया। इस वर्ष अगर साथियों ने मुझे अवसर दिया तो मैं अधिवक्ता हित के मान सम्मान गरिमा के अनुकूल कार्य करूंगा, अधिवक्ता हित में और पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करूंगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और अदालतों पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य दिवसों में कार्य करने का प्रयास करूंगा और अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है साथियों के साथ कंधा से कंधा मिला करके जड़ से निकाल फेंकने का कार्य करूंगा। बीकापुर बार एसोसिएशन में वार्षिक चुनाव के अंतर्गत ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसमें मैंने आज अपने तमाम साथियों के साथ अपना नामांकन फार्म जो है सबमिट किया है और मुझे अपने बार एसोसिएशन बीकापुर के तमाम सम्मानित साथियों का पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा अध्यक्ष पद का। और हमारी जो पहली आवश्यकता है वो बीकापुर बार एसोसिएशन में दीवानी न्यायालय की स्थापना के लिए मैं निश्चित रूप से कृत संकल्पित रहूँगा और उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। दूसरा, हमारे बीकापुर में जब से कोरोना काल चल रहा है वो न्यायालय प्रक्रिया पूरी ठप पड़ी हुई है। मेरा प्रयास होगा कि अधिकारियों से मिलकर के और हमारे तमाम अधिवक्ता वरिष्ठ साथियों से मिलकर के एक ऐसी रूपरेखा तैयार करूँगा जिससे बीकापुर में न्यायालय वाली प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से
तेज़ी से चले, ताकि आम जनता को, ग्रामीण जनता जो आती है यहाँ प्रवादकारी जनता, उसे उसका लाभ मिल सके। अयोध्या जनपद के नाका क्षेत्र में आबकारी विभाग से सटे जमीन पर लगी मां दुर्गा व हनुमान जी की मूर्ति को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया। इस बात की सूचना नाका हनुमानगढ़ के महंत रामदास को सुबह 10 बजे मिली तो उन्होंने देखा कि मां दुर्गा की मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है। उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली प्रभारी सुरेश चंद पांडे को दी। यह सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच उठा और संतों में नाराजगी बढ़ गई। महंत रामदास ने बताया कि 2 साल पहले भी इसी प्रकार मूर्ति तोड़ दी गई थी, फिर ऐसी ही घटना दोबारा हुई है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे से इस पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। महंत रामदास ने कहा कि जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है। दूसरी ओर कोतवाली प्रभारी ने कहा कि महंत की अनुमति के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। फिलहाल नाका हनुमानगढ़ी के सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। क्या थी घटना है कि आज सुबह जो है पूजा के लिए पुजारी आए मंदिर से नाका से, देखा कि दुर्गा जी का बायां हाथ और हनुमान जी का मुख टूटा हुआ था। किसी ने देखा है, तत्काल पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया। नगर कोतवाल चौकी इंचार्ज मौके पर आए और उन्होंने तत्काल जो है अपने एप्लीकेशन दिया मुकदमा दर्ज करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि जांच करके अगर संदिग्ध व्यक्तियों तक पहुंचा जाएगा, तत्काल जो है पूरी घटना की जांच हो और दोषी पकड़े जाए और मंदिर प्रबंधन की पूरी अच्छी व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, जिससे कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घटे। नहीं आए दिन इस तरह हो, इसको लेकर के हम एसएसपी महोदय से मिले और उन्होंने बताया कि नहीं सुरक्षा जरूरी है। कल हम लोग दिन में जिलाधिकारी महोदय से मिले। महाराज जी, क्या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? हाँ, 2013 में एक आयुक्त थे जैन, तो उन्होंने मूर्ति को तोड़ा था, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चले गए और इसके बाद पुनः प्रशासन ने मूर्ति स्थापना कराई। सब तो चल रहा है, फिर आज तहरीर दे दिया आपने? ठीक, महाराज धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक संपन्न हुई। बैठक संपन्न होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 2023 के अंत तक श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। 2023 के अंत तक श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर का निर्माण, श्री रामलला का दर्शन कर सकेंगे। 2025 के अंत तक पूरे 70 एकड़ का हो जाएगा विकास। मंदिर के प्लिंथ के लिए मिर्जापुर से स्टोन का ऑर्डर दिया गया है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर ग्रेनाइट पत्थर की 3 लेयर, बरसात के पानी को रोकने की क्षमता रखने वाले पत्थर लगाए जाएंगे। मंदिर के परकोटा के लिए जोधपुर से भी पत्थर का उपयोग हो रहा है। मंदिर में उपयोग होने वाले बंसी पहाड़पुर पत्थर के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क भी किया जा रहा है। परकोटा के बाहर संपूर्ण 70 एकड़ के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। मंदिर के अंदर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पूरा परिसर सुरक्षा के घेरे में होगा। इको फ्रेंडली चंपत राय ने कहा। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, अनिल मिश्रा, बिमलेंद्र मोहन मिश्र, L&T व टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। 2 दिन की बैठक पूरी हुई है और ये समय समय पर अयोध्या में अथवा दिल्ली में बैठक होती रहती है। इंजीनियरिंग साइट के छोटे छोटे पहलुओं पर
बहुत विस्तार से चर्चा होती है। 6 महीने बाद क्या काम करना है उसकी चर्चा आज से शुरू करते हैं। इसी प्रकार की चर्चा यहाँ हुई। टाइम फ्रेम भी यहाँ तैयार होता है कि कौन सा काम किस समय तक पूरा करना, उसके लिए आवश्यक वस्तु कहाँ से आएगी, कितने समय में आ जाएगी, परिसर में कहाँ रखी जाएगी, किस दिशा में रखने से क्या कठिनाई होगी, कौन सा काम अगर पहले कर देंगे तो भविष्य में यह बाधा आएगी। ऐसी बहुत छोटी छोटी बारीकियों की चर्चा सब इंजीनियर, लार्सन टुब्रो, टाटा कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट ये आपस में बैठकर करते हैं। ये भी विचार करते हैं कि परिसर के बाहर का जो शेष अयोध्या है, हमारी कोई योजना शेष अयोध्या से बाधक न बन जाए, हमारे कारण उनको, उनके कारण हमको दिक्कत न खड़ी। 2 दिन में जो विचार हुआ है वो पहला विचार हुआ है कि हम श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें, शुरू कर देंगे। जन्म स्थान जहाँ गर्भगृह बनने वाला है वहाँ भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। सारा परिसर सभी प्रकार से ऐसा बनाया जाएगा कि वो इको फ्रेंडली हो, अर्थात वर्षा का पानी शहर को कष्ट न दे। जो अंदर पानी आएगा, अंदर बहुत अधिक पानी का उपयोग होगा, वो बाहर की नालियों को ओवरफ्लो न कराए। अंदर अगर सीवर पड़ेगा तो वो बाहर के सीवर को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए सीवर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, इसमें 100% ध्यान रखने का विचार हुआ। कौन करेगा ये भी बात आई। पेड़ बहुत हैं, उन पेड़ों का अधिक से अधिक संरक्षण हो ताकि अंदर का तापमान प्राकृतिक रूप से ठीक ठाक बना रहे। सारा परिसर सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मंदिर के अतिरिक्त जो भाग है उसका निर्माण कार्य और मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा ना पहुंचे, तो एक मोटी मोटी रूपरेखा ऐसी बनी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2025 खत्म होते होते संपूर्ण 70 एकड़ परिसर परिपूर्ण ढंग से विकसित हो जाएगा। परकोटे में जोधपुर के पत्थर का वो इस्तेमाल करेंगे, ये बात सामान्य रूप से 2 दिन में हो गई। प्लिंथ को ऊंचा करने में मिर्जापुर का पत्थर ये विचार हुआ था। अब बाहरी परत पर, बाहर की सीमा पर ग्रेनाइट भी लगाएंगे, 2-2 फीट की, एक के ऊपर एक 3 लेयर। बाहरी परिधि पर ग्रेनाइट लगाकर भीतर के हिस्से में मिर्जापुर स्टोन रखेंगे। तो एक ग्रेनाइट का एक एडिशन हुआ है। इस ग्रेनाइट से क्या क्या लाभ होंगे
इस पर भी विचार हुआ कि बहुत अधिक वर्षा हो गई, मट्टी में नमी आ गई, तो उसकी नमी का असर मिर्ज़ापुर के सैंडस्टोन पर कम से कम पड़े, इसलिए बाहरी परिधि पर ग्रेनाइट की 3 लेयर लगाएंगे। ग्रेनाइट में पानी को सोखने का स्वभाव बहुत रेयर है, बहुत कम है। कितना कितना पत्थर लग सकता है, इसकी भी गणना हुई है। मंदिर में एक मोटा अनुमान लगाया गया है 3,60,000 घन फुट पत्थर लग सकता है। तो प्लिंथ ऊंचा करने में भी ग्रेनाइट और मिर्ज़ापुर दोनों मिलाकर 4 लाख घन फुट पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। परकोटा भी पत्थर से बनेगा, तो उस पत्थर को जोधपुर से लाएंगे, वो भी लगभग 4 लाख घन फुट होगा। पानी का प्रवाह रोकना, पानी का आक्रमण से मंदिर की रक्षा करना, और नीचे बालू है, उस बालू के कटान को रोकने के लिए भी रिटेनिंग वॉल 3 दिशाओं में बहुत आवश्यक है। उस 3 दिशाओं के डायरेक्शंस, दूरियां भी तय हो गई। बूढ़े यात्री, किसी को कोई दिव्यांग है, इसके लिए लिफ्ट का वहाँ उपलब्धता रहेगी और 2 लिफ्ट वहाँ लगेंगी। ये बात भी इस पूरे डिस्कशन में आ गई। तो इस प्रकार 3 तरह का पत्थर, उनकी लगभग क्वांटिटी, रिटेनिंग वॉल वो भी 3 डायरेक्शन में। रिटेनिंग वॉल जमीन के अंदर कितना जाएगी, तो मोटे तौर पर रिटेनिंग वॉल भी जमीन के अंदर 12 मीटर गहराई तक ले जाएंगे। ये बहुत माइन्यूट डिस्कशन थे, ये 2 दिन में पूरे हुए हैं। सीमेंट कैसे प्रभु श्री राम की धर्मगिरी अयोध्या में अयोध्या उद्योग व्यापार मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष नंद कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अयोध्या धाम में प्रस्तावित 4 लेन चौड़ीकरण से विस्थापित हो रहे लगभग 800 दुकानदारों को बचाने के लिए लगातार 1 वर्षों से हम सभी लोग शासन प्रशासन से मांग करते रहे, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने किसी भी तरह की हम लोगों को सहयोग नहीं किया। अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन हम व्यापारियों पर लगातार दबाव डालने का प्रयास कर रही है। इस प्रेस वार्ता में व्यापारी नेता मौजूद रहे। अयोध्या में 4 लेन और चौड़ीकरण के विरोध में लगातार 1 साल से हम व्यापारी समाज का उत्पीड़न हो रहा है। इस संदर्भ में हम लोग सैकड़ों लेटर लिखा गया, अधिकारियों से मिला गया, यहाँ के माननीयों से मिला गया, गुहार लगाया गया, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा हम लोग आंदोलन के मूड में हैं। दिनांक 1 तारीख को गांव पहले से एक मौन जुलूस का आह्वान किया गया था, मौन जुलूस निकाला गया था। उस संदर्भ में शासन प्रशासन दमन की नीति अपनाते हुए हम व्यापारियों पर, दर्जनों व्यापारियों को मुकदमा लगाकर हम लोग भी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों को संज्ञान दिलाना चाहते हैं। मौन जुलूस में ठीक 1 दिन पहले स्थानीय कोतवाली अयोध्या में एजेंट प्रशासन के समझ सीओ एलाइयों ने हम लोगों को धमकी दिया कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो सेंटर की टीम बुलाकर अयोध्या के दुकानों को छापा डलवा के आप लोगों का उत्पीड़न किया जाएगा। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, मुकदमा लिखने के बाद हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन स्थानीय व्यापारियों अपनी आवाज़ को नहीं, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए पुनः 16 जुलाई को 12 बजे से 2 बजे तक धरना और सांकेतिक बंदी का आह्वान किया।
इस संदर्भ में कल नए घाट चौकी के सर्किट हाउस में माननीय प्रशासन जी के समस्त सीओ एलआईओ और स्थानीय व्यापारियों की बैठक हुई। उसमें सीओ एलआईओ ने स्पष्ट मीडिया को कहा कि जो मुकदमा दर्ज है आप लोग खिलाफ अगर आप लोग आंदोलन करेंगे उसकी विवेचना करके आपको गिरफ्तारी की जाएगी। बात होती रही, हम लोग निवेदन करते रहे कि हमको आप बसाने का डीपीआर दिखाइए, उनके पास बसाने का डीपीआर नहीं है, तो उड़ाने का डीपीआर की बात करते हैं। इस योजना से 700-800 व्यापारी उतर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई न होते हुए हम लोगों ने जब 16 जुलाई के आंदोलन को 16 जुलाई में सार्वजनिक बंदी की बात को दोहराया तो सीओ एलआईओ ने पुनः धमकी देते हुए मुझे कहा कि आपके खिलाफ अगर वो आंदोलन होगा तो दर्जनों मुकदमा लगाकर आपको जेल भेज दिया जाएगा। हम आप पत्रकारों से निवेदन करना चाहते हैं, हमारी बात को आप ऊपर तक पहुंचाइए, हम लोगों के उत्पीड़न से बचाइए और साथ में हम लोगों को व्यापारियों को विश्वास नहीं है कि उपयुक्त कार्य योजना बनाई जाए जिससे कि हम लोगों की रोजी रोटी बची रहे। हम यहाँ के मूल निवासियों को शासन प्रशासन उपयुक्त योजना से उगार कर बाहरी अपने गुजराती उद्योगपतियों को बसाने के लिए जबरदस्ती योजना रोक रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात कहना